हेलो दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग कल बात कर रहे थे अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे, और आज भी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में हम लोग देख रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो अब पहला तो हम लोग देख लिए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है। अब अल्पविकसित होने के क्या क्या कारण है, क्यों अल्पविकसित है, ठीक है। अब दूसरा हम देख रहे हैं कि आज देखेंगे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित के साथ साथ भी और भी तो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मिश्रित अगर ये प्रणालियाँ हैं, तो आपसे कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था प्रणाली क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था प्रणाली ये होती है कि कौन सी, मतलब कैसे हम अर्थव्यवस्था को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वही उसकी अर्थव्यवस्था प्रणाली होती है। तो कहने का मतलब देखिए, प्रणाली एक हो सकती है, नीतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो किसी देश की नीति अलग हो सकती है, लेकिन प्रणाली एक हो सकती है। तो हमारे यहाँ 4 टाइप के, मतलब पूरे विश्व में चार टाइप के प्रणालियाँ चलती हैं, जिसमें से एक अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो उसमें से पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। हेलो, सॉरी, थोड़ा सा वो वॉइस कट हो रहा था। तो हम कहाँ थे कि अर्थव्यवस्था प्रणाली के प्रकार। अर्थव्यवस्था प्रणाली के प्रकार पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, चौथा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो हम बात करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि निजी कंपनियों का अधिकार होता है, निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, निजी क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, और निजी क्षेत्र ज़्यादा होता है जिसमें लेजर फेयर कम होता है। अब आप सोचेंगे लेजर फेयर क्या है। लेजर फेयर का मतलब सरकार का हस्तक्षेप, लेजर फेयर मतलब सरकार का हस्तक्षेप। तो लेजर फेयर कम होते हैं, लेजर फेयर होते हैं, तो सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है या ना के बराबर हस्तक्षेप होता है, ठीक है। और तीसरी बात करते हैं कि इसमें संसाधनों का आवंटन कौन करता है। इसमें संसाधनों का आवंटन करता है बाजार तंत्र। एक बाजार तंत्र होता है, और बाजार तंत्र ही संसाधनों का आवंटन करता है कि कैसे संसाधनों का आवंटन किया जाएगा, कैसे संसाधनों का रेट फिक्स किया जाएगा, वो वही करते हैं, ठीक है। तो अब इसके नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको पता है कि इसमें निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है, दूसरी है कि इसमें लेजर फेयर कम होता है, तीसरी है कि इसमें संसाधनों का आवंटन बाजार नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। तो अब इसका लाभ और हानि क्या है। तो लाभ ये है कि अगर निजी क्षेत्र रहेगा, बाजार का नियंत्रण रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकुशलता और उत्पादकता तो बढ़ेगी। लेकिन वही है कि अगर बाजार नियंत्रण कर रहा है तो वो अपना लाभ कमाएगा, तो वो सामाजिक कल्याण नहीं हो पाएगा, वो कल्याणकारी व्यय नहीं कर पाएगा। जब कल्याणकारी व्यय नहीं करेगा तो सामाजिक कल्याण, तो इसकी लाभ तो होगा, उत्पादकता बढ़ेगा, कार्यकुशलता बढ़ेगा। लेकिन नुकसान किस बात का, नुकसान इस बात का है कि सामाजिक कल्याण नहीं हो पाएगा। समाजवादी कल्याण, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता होती है, यानी पब्लिक सेक्टर की प्रधानता होती है। इसमें गवर्नमेंट का, यानी सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, और इसमें संसाधनों का आवंटन सरकार करती है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के नुकसान और समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रणाली के नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदे हैं कि इसमें कल्याणकार, मतलब सामाजिक न्याय तो बढ़ेगा, कल्याणकारी राज्य बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो हमारा उत्पादकता कम हो जाएगा, कार्यकुशलता कम हो जाएगा। तो भारत के आज़ाद होने से पहले ये 2 अर्थव्यवस्था की प्रणालियाँ चलती थी, 2 नहीं 3 चलती थी, समाजवादी भी चलती थी। तो 3 अर्थव्यवस्था प्रणालियाँ चलती थी, लेकिन भारत की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल थी, इन दोनों में से किसी एक को अपनाने में बहुत ही प्रतिकूल थी। क्योंकि उस समय हमारा भारत जो था कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश होने के कारण कुछ बाजार का नियंत्रण हो नहीं सकता था, क्योंकि हम मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक विकसित उतना नहीं थे। आज विकसित हो रहा है, अभी आज भी विकसित नहीं है। तो कहने का मतलब था कि भारत को एक ऐसे प्रणाली की ज़रूरत थी जिस प्रणाली से मतलब भारत के निरंतर लोगों का कल्याण भी हो सके, और भारत की मतलब विकास भी हो सके, भारत का मतलब उत्पादकता भी बढ़ सके।
तो उन्होंने एक अर्थव्यवस्था की मॉडल अपनाई जिसका अर्थव्यवस्था की प्रणाली थी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली। अब मिश्रित में क्या होता है कि मिश्रित में होता है कि इसमें पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है कि सीमित प्रकार से सीमित जगहों पे या सीमित जगहों या सीमित प्रकार से संसाधनों पर नियंत्रण सरकार की होती है, यानी हर जगह सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, एक सीमित जगहों पे सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरी बात है कि संसाधनों का आवंटन संशोधन प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कुछ सरकार का भागीदारी होती है, कुछ बाजार नियंत्रण की भागीदारी होती है। और इससे ये फ़ायदा है कि इसमें मतलब सामाजिक न्याय भी बढ़ता है और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, लेकिन नुकसान भी इन दोनों में ही होता है। अब बात करें अगर बात करें तो एक और अर्थव्यवस्था पड़ गई है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में ये कहा जाता है कि इसमें कोई निजी क्षेत्र नहीं होगा, इसमें कोई निजी क्षेत्र का अभाव होगा, जो भी होगा लोगों का ही होगा, लोगों में बटा होगा, सभी ऐसा समाज एक आइडियल समाज होता है। इस समाज में कहा जाता है कि सभी के पास एक जैसा पैसा होगा, यानी धन सबके पास बराबर होगा, जो योग्य है और जो योग्य ना भी है उनके पास भी धन बराबर होगा। तो एक आइडियल समाज है और इस आइडियल समाज का अस्तित्व आज नहीं है, तो ऐसी प्रणालियाँ नहीं बनी है। रूस पहले कहीं ना कहीं रूस था और चाइना कहीं ना कहीं अभी भी है, लेकिन चाइना का भी रुख पूंजीवादी की तरफ बढ़ रही है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ज़्यादातर आज के देश मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहने को पूंजीवादी है, जैसे अमेरिका भी है। तो अगर हम बात करें कि ऐसी प्रणालियाँ जो है ऐसी प्रणालियाँ में भारत एक बेहतर स्थिति में है, जिसमें सामाजिक कल्याण और भारत की परिस्थितियाँ देखकर सामाजिक कल्याण करना भी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ की अगर बात करें तो 20% गरीब के पास 8% बस भारत का धन है और 20% अमीर के पास 45% भारत का टोटल धन है। तो इतनी ज़्यादा असमानताएं होने के कारण हमको कल्याणकारी यानी सामाजिक न्याय तो करना पड़ेगा, कल्याणकारी व्यय तो करना पड़ेगा। तो इस वजह से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना एक बहुत बड़ी मतलब सोच समझ अच्छी थी। अगर बात करें कि आगे की बात करें कि आगे कौन से ऐसे लक्षण है जो भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, तो पहला है कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। ये तो हमको पता चल गया कि नियोजित अर्थव्यवस्था है। हम अब अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पॉलिसी बार चेंज करते हैं, जैसे 1991 में LPG ला देना है। तो ऐसे हम अपनी नीति निर्धारण हर बार करते रहते हैं, हर बार बजट पास होता है तो नीति निर्धारण हर बार करते रहते हैं। तो ये एक नियोजित अर्थव्यवस्था हो गई है। हम भारत में आर्थिक सुधार किए 1991 में आर्थिक सुधार किए। तीसरी है कि ये प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को हम बताया जाए तो कैसे हम कह सकते हैं कि भारत एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है। तो भारत दुनिया के सबसे तीव्रतम वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है। सबसे तेज़ वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था भारत की कौन है, तो विश्व की कौन है, तो भारत है। अगर आप बात करें कि प्रगतिशील कैसे है, तो विश्व की औसत वृद्धि दर 3.2% है। औसत आर्थिक वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था की वृद्धि 3% है, 2.3% है, लेकिन भारत की 7.19% है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत GDP के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था सातवें नंबर पे आती है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे आती है। तो भारत कहीं ना कहीं प्रगतिशील है और प्रगतिशील बढ़ रहा है, प्रगतिशील हो रहा है। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम GDP का योगदान बात करें तो विश्व GDP का योगदान विश्व की GDP 2.3% के आसपास है, लेकिन हमारा भारत में GDP का योगदान 7.19% है। विश्व व्यापार में भारत का योगदान 0.5% है और भारत में 3.4% है। अब इस हिसाब से कहा जाए तो भारत प्रगतिशील तो होगी है ही। अब बात करें कि IMF और WTO में जितना हमारा GDP होता है उसी के हिसाब से कोटा भी फिक्स होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हमको हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक WTO में कोटा फिक्स होता है हर बैंक का। तो इसी वजह से WTO और
IMF ये सब एक पक्षी हो जाते हैं। जो भी हमारे विश्व के बड़े बड़े देश हैं, जो जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो इनका GDP जितना ज़्यादा है तो कोटा भी इनका ज़्यादा है, तो इनके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। तो वो एक कहीं ना कहीं निष्पक्ष ना होकर एक पक्षी का मतलब बायस्ड कार्य करते हैं। और बात करें कि भारत का कोटा, तो जैसे ही हमारी GDP बढ़ रही है, भारत की GDP बढ़ रही है, उससे IMF और WTO में भारत का कोटा भी बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है, ये दिखा रहा है कि भारत एक प्रगतिशील है और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है, और आगे कहीं ना कहीं भारत एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। तो थैंक यू, आगे अगले बार फिर बात करेंगे।